26 महीने में मैं 4 गैंगस्टरों की कहानी लेके आया, एक जेल की कहानी लेके आया। खुदा रिस्क देता है कीड़ों को पत्थरों में, फिर क्यों तू परेशान है हीरे मोती के चक्करों में। मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम आ गए अभी, तुम ठीक हो जाओगे। तो वो ऐसा थोड़ा हिला, पता नहीं उसको भी एक उम्मीद आई। जो 3 दिन में बच्चा मरने वाला था वो 70 दिन जिया। वो मर गया, 3 दिन से उसकी अंदर रखी हुई है। बोले 10 लाख रुपए और लेके आइए तो देंगे। अजाज जी, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस एकदम बढ़िया। और आपसे मिलने के बाद तो एक अलग ही मोटिवेशन मिला है आज। तो जानना चाहती हूँ, लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है आपकी, और कितना मोटिवेट भी कर रहे हैं आप लोगों को। आए दिन सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ क्लिप्स आपके ऐसे बाहर आते हैं कि मतलब यंगस्टर्स को भी, यहाँ तक कि हर एक एज के लोगों को कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। अब मैं 44 इयर्स का हो चुका हूँ। जिंदगी देखी मैंने, जिंदगी को परखा, उसके चढ़ाव उतार, उसका निचोड़ जब निकाला तो पता चला कि लोग जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। दुनिया मतलबी है, पैसा देखती है, रिश्तेदार मतलबी है, अच्छे वक्त में आते हैं, बुरे वक्त में नहीं आते। अगर आपकी किस्मत अच्छी है आपको कुछ अच्छे दोस्त मिल जाएंगे जो आपके बुरे वक्त में खड़े होंगे, वरना दोस्त भी मतलबी है। तो जब ये दुनिया मतलबी है तो ये दुनिया के पीछे लोग भाग क्यों रहे हैं? ये देखा मैंने, तो फिर मैंने दुनिया को छोड़ दिया और मैंने अपने आप से मोहब्बत कर ली, अपनी फैमिली से मोहब्बत करी और अपने आप को वक्त देना शुरू किया और जितना हो सके लोगों में पॉजिटिविटी बांटना शुरू किया। क्योंकि कंप्लेन तो हर आदमी करता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। देखो मैं एक चीज़ मानता हूँ कि वो जो है ना, अल्लाह, जीसस, गॉड, आप जिन में भी मानते हो, ये आपकी मान्यता है। तो वो क्या कहते हैं पता है, और मैं कैसे मानता हूँ कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि वो मेरा परवरदिगार है। मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि वो मेरा परवरदिगार है। मैं वैसा बन जाऊँ जैसा वो चाहता है, क्योंकि वो वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा इंसान बनूँ मरने से पहले कि जब मैं मरूँ और मेरा दम निकल रहा हो, जब मलकुल मौत मुझे लेने आई हो तो मुझे तकलीफ ना हो, जब मेरी रूह निकल रही हो तो आराम से निकल जाए। ये मेरा मकसद है ज़िंदगी का। अगर मैं आपके करियर की बात करूं, जब आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, 2003 में आपने डेब्यू किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैंने कुछ गलत कहा तो। 2003 से आपने स्टार्ट किया आपका करियर। तो लाइफ में आप आगे बढ़ते ही गए, मतलब एक इंसान को जो चाहिए होता है ना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस और फेम, हर एक चीज़ आपके पास मिला था। तो क्या कोई ऐसी घमंड हुई थी आपके अंदर जो आपको ऐसा लगा कि वक्त के साथ वो टूट गई? क्योंकि जब इंसान को होता है ना, एक गुरूर हो जाता है जब चीज़ें सक्सेस मिलने लगती है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? ये बात को आपको किस्सा सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक बात बोल के शुरू करूंगा कि ज़िंदगी में उजड़ के भी लोग जीते हैं, जड़ों से उखड़कर भी लोग जीते हैं। वैसे तो हवा किसी की मुखालिफ नहीं होती, पर हवा से लड़कर भी लोग जीते हैं। और कोई भी गम हो वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता, चाहे कोई भी गम हो वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता। मोहब्बतों में बिछड़कर भी लोग जीते हैं। वाह वाह। तो ज़िंदगी में कई बार मैं उखड़ा। घमंड हर इंसान को आता है। जब तुम यंग होते हो, तुम्हें समझ नहीं होती है। तो हम बॉम्बे आए थे, तो हम तो पहले बॉम्बे से ही, हमारे पूरे रिश्तेदार, हमारी फैमिली सब यहीं से थी। तो हम आए तो हमको इतना वो नहीं था, लेकिन फिर हमने स्ट्रगल शुरू किया एक्टर बनने का कि हम कुछ बन जाए। तो हमारी बॉडी अच्छी थी, चेहरा थोड़ा ठीक ठाक था। लोगों ने बोला कि आप कुछ बन सकते हो, तो थोड़ा थोड़ा तकब्बुर आने लगा, अरे क्या बात है, हाँ ऐसी बात है। फिर हमें ग्लैडरेक्स से एक बार फ़ोन आया कि मोरिन वाडिया आपसे मिलना चाहती हैं। तो मैं बोला मोरिन वाडिया मिलना चाहती? ग्लैडरेक्स उस वक्त का बड़ा शो था। तो हम गए, हमारे 6 पैक थे, ये थे, बॉडी थी। तो उसने कहा हाइट क्या है तुम्हारी? हमने क्या 5 फुट 10 इंच।
6 फुट होती तो बड़ा अच्छा रहता। मैंने कहा थैंक यू मैम, मैं 5 फुट 10 इंच में बहुत खुश हूँ। उसको वो कॉन्फिडेंस अच्छा लगा, तो उसने बोला तुम पहले मॉडल होगे जो ग्लैडरेक्स में चलोगे 5 फुट 10 इंच के। और उसमें हमने बेस्ट फोटोजेनिक जीता, बेस्ट बॉडी जीता, तो थोड़ा और अरे क्या बात है। फिर थोड़े शो वो किए, तब हमारे जॉन इब्राहिम, ये सब, रेजी, शब्बीर अली, हम लोग सब मॉडल हुआ करते थे, गिनती के बहुत कम, आकाशदीप सहगल। और अभी तो बहुत सारे मॉडल्स हैं, आप मतलब आप बोलोगे मॉडल तो 2-5 लाख निकल जाएंगे। हमारे वक्त में 100 गिनती के होते थे मॉडल हम लोग। तो धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि यार अब तो, फिर हमें एकता कपूर ने एक शो दे दिया, क्या होगा निम्मो का। फिर वो, उसको हमारी एक्टिंग पसंद आई तो एक और दे दिया, करम अपना अपना। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहा। फिर एक थोड़ा सा वो आने लगा कि अब तो हम टीवी के भी स्टार हो गए हैं, अवार्ड मिल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं एजाज खान, तो थोड़ा आ जाता है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, फिल्म मिली, फिल्म की, साउथ की फिल्में की। अच्छा वक्त चलता गया, इंसान को समझ में नहीं आता। फिर एक बुरा वक्त आया हम पे, हमें पता चला कि हमारी मम्मी को, हमारी माँ को लिवर सिरोसिस हो गया है। और डॉक्टर ने कहा इनके पास सिर्फ 1 साल है। तो हम घबरा गए, हम परेशान हो गए। हमने कहा यार हमारी माँ के पास 1 साल है और हम ये ज़िंदगी में भागते 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 हमने क्या कर दिया यार। तो शायद ये ऊपर वाले का मुझे एक इशारा था कि मेरे दोस्त, ये जो दुनिया जिसके पीछे तू भाग रहा है, उस चक्कर में तेरी ये दुनिया अब मैं ले रहा हूँ वापस। और हमारी रूह कांप गई। हमने कहा 1 साल है हमारी माँ के पास, वो भी बीमार, लिवर सिरोसिस लास्ट स्टेज पे। हमने कहा यार भाई, हम सीरियल वीरियल छोड़ दिए। हमने कहा अब हमारी माँ का ख्याल रखना है। थोड़ा बहुत काम कर रहे थे हम। ऐसे में हमें एक बच्चे का फ़ोन आता है। एक हमारे साथ एक लड़का एनजीओ में काम करता है, उसका नाम है, तब हमारा एनजीओ नहीं था, उस लड़के का नाम है सैफ। वो हमारा फ़ैन था, तो उसने हमें फ़ोन किया, इजाज़ भाई एक लड़का है, उसके दिल में होल है, उसके पास सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं, अगर उसका ऑपरेशन हो जाता है वो बच जाता है, लेकिन उसके डॉक्टर सिर्फ अंबानी में है। हमें से हमारी अम्मी की शक्ल देखे, हमने कहा यार ये अल्लाह ताला का कोई मैसेज है, शायद मैं उस बच्चे की जान बचा लूँ तो मेरी माँ की जान अल्लाह बख्श दे। देखो हम बहुत सच्चा किस्सा बता रहे दोस्तों के, ऊपर वाला ही सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। चाहे जो कर लो, चाहे अंबानी बन जाओ, चाहे शाहरुख खान बन जाओ, यास खान बन जाओ, जो बन जाओ, लेकिन सब कुछ उसके हाथ में। तुम्हारी डोर खाली ऐसे हिलाएगा ना, सब हिल जाता है। हाँ मेरे दोस्त, कोई डॉक्टर, कोई पैसा, कुछ काम नहीं आता। हमने बोला बच्चे को लेके आ जा अंबानी हॉस्पिटल पे, पैसा था हमारे पास। हमने कहा आप सही जगह लगाते हैं। वो आया बच्चा, हम उसको देखे, उसका नाम ताहिर था। सबको अभी यूट्यूब पे आप उसके वीडियो निकाल सकती है, बहुत सारे वीडियोस है। हम उसको देखे, एकदम पतला सा हो गया था, सिर्फ हड्डियाँ दिख रही थी उसकी, और सिर्फ ऐसा बैठा था वो। बोले इसने 3 दिन से बात नहीं की। हम उसके पास गए, हमने कहा ताहिर, हमारा नाम एजाज है। तो ऐसे हमें देखा आँख खोल के। हमने कहा तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम आ गए अभी, तुम ठीक हो जाओगे। तो वो ऐसा थोड़ा हिला, पता नहीं उसको भी एक उम्मीद आई, जो 3 दिन में बच्चा मरने वाला था वो 70 दिन जिया। इससे पहले आपने सारा आपका फर्ज सब निभा मैंने दिया रियल था। लाइफ में कर दिया था। तो मैंने अच्छे काम किए, उसके लिए मेरे को प्राउड है। मैं लोगों से यही चाहता हूँ कि अपने अच्छे काम करो और इसका फल तुम्हें वो मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। आपने जोमेटो वाले लड़के के लिए भी आवाज़ उठाई जोमेटोस के थी। बच्चे थे, उनको 5,000 बच्चे थे, उनका इंसेंटिव नहीं दे रहे थे, उनको रेनकोट नहीं दे रहे थे। तो वो लोग मेरे पास आए, और फिर मेरे पास आए तो मैं बोला अब तो इनको मदद करनी पड़ेगी। फिर मैंने मदद की, आवाज़ उठाई, उन लोग से लड़ाई लड़ी, उनको 2 दिन में इंसेंटिव भी मिल गया, रेनकोट भी मिल गया। तो पता नहीं, कुछ तो बात है कि मेरे वीडियो में इतना असर है कि कहीं ना कहीं पहुंच जाता है, वो लोगों की आवाज़ बन जाता है और लोगों का भला हो जाता है। उससे अच्छी बात क्या हो सकती है।
कभी ऐसा हुआ है कि आप घर पे सुकून से बैठे हैं, टीवी देख रहे, रात को 2 ढाई बज रहा हो, लेकिन तभी भी किसी को आपकी ज़रूरत पड़े, रात को कोई कॉल आया हो, लेकिन आपका वहाँ जाना सामने वाले के लिए बहुत मददगार हुआ हो? तो हम बताते वो भी है, वो वीडियो आप ज़रूर अकेले में देखना। तुम रात को बैठे थे 2:30-3 बजे, बहुत बारिश हो रही थी। वो बारिश के अंदर हमको एक फ़ोन बार बार आ रहा है, अननोन नंबर है, हम उठा नहीं रहे। हमने उठा लिया। वो लड़की रोने लगी सामने से, सर मेरा बच्चा मर जाएगा, सर मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरा बच्चा मर जाएगा। मैं बोला कहाँ हो आप, क्या हो गया उसको? बोले सर बारिश में भीग गया, पानी लंग्स में भर गया है और हम अंबानी के नीचे खड़े हुए। अच्छा मैं वहीं खड़े रहो, हम आते हैं। हम गए तो अंबानी तो क्या है, बच्चा मर जाए कुछ भी हो, पहले पैसा भरो उसके बाद इलाज होगा, और बात करते बड़ी बड़ी। इनफैक्ट ये अब हर हॉस्पिटल का रूल कर तो दिया ये है लोग। क्या बात हो गई कि इंसान मर जाएगा अगर गरीब आदमी है, उसके पास पैसा नहीं है। देखो गरीब की आप जगह पे जान नहीं बचाओगे तो वो मर जाएगा, लेकिन आप उसकी जान बचा लोगे तो कहीं ना कहीं से उसके रिश्तेदार कुछ ना कुछ बाद में तो आके कुछ कर देंगे, या कोई मेरे जैसा आदमी आ जाएगा, या कोई सलमान खान जैसा आ जाएगा, या कोई भी आ जाएगा बाद में, उसकी जान तो बचा लो। लेकिन ये लोग नहीं बचाते, लोग वहां मर जाते हैं, तड़प तड़प के अपनी जान दे देते, लेकिन ये लोग नहीं बचाते। वो बच्चा वहां किलप रहा था, रो रहा था, लेकिन उसको उन्होंने, फिर मैं जाके वहाँ पैसा फटाक से भरा, उसको आईसीयू में लिए, वो बच्चे की जान बच गई। फिर उन्होंने बोला कि हमने हमारे बच्चे का नाम नहीं रखा है अभी तक। वो दोनों कपल थे, सुनील और दीपा, मेरे को आज भी नाम याद है। तो उन्होंने बोला कि क्या आप हमारे बच्चे का नाम रख दोगे? तो मैं बोला तुम्हारा सुनील, तुम्हारा दीपा, मैं इसका नाम सुदीप रख देता हूँ। और वो बच्चा आज भी हमको मिलने आता है, अब तो 5-6 साल का हो गया है वो। तो इस तरह से ऊपर वाला काम लेता है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। वो तो जिल्लु मन तुसा, वो तो इज्जो मन तुसा। इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगर वो तुम्हें इज्जत देना चाहे तो पूरी कायनात मिलके तुम्हें बेइज्जत नहीं कर सकती, और अगर वो तुम्हें जिल्लत देना चाहे तो पूरी कायनात मिलके अगर तुम्हें इज्जत दे तो तुम्हें इज्जत नहीं मिल सकती। सो जान बचाने की बात जब जब आती है, आप तब तब खड़े हो जाते हो, एक हेल्पिंग हैंड बनकर, एक पिलर बनकर किसी के भी पीछे। मतलब आप ये भी नहीं देखते कि सामने वाला मेरा दोस्त है या मैं, मतलब आपके लिए वो स्ट्रेंजर ही होता है मोस्टली। कोरोना का टाइम था ऐसा कि मतलब पूरी दुनिया हिल गई थी, और आप भी एक अनसंग हीरो बनकर सबकी मदद ही कर रहे थे, पीछे से खाना खिलाना, मुझे कोरोना लोगों हो की गया था, दवाई बाप रे देना। बाप। सो आपने जहाँ तक अभी बात किया हॉस्पिटल के बिल्स की, तो आपको मालूम होगा कई ऐसे हॉस्पिटल्स भी थे कि जिनके लापरवाही की वजह से, वो भी जिन्होंने, मैंने एक्सपोज किया था। यस, लापरवाही की वजह से जिन्होंने पैसों के लिए पेशेंट को लिया नहीं था, कितनी हो गई थी। तो वो चीज़ के लिए मैंने लड़ाई लड़ी थी। मुझे भी कोरोना हो गया था और मुझे इन्होंने कोरोना के अंदर 5 दिन जेल भेज दिया था। आप सोचिए, सिर्फ और सिर्फ मैंने ये आवाज़ उठाई थी कि हॉस्पिटलों में लोग मर रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल रहा है, और लोग तड़प तड़प के अपनी जान दे रहे हैं। उस टाइम पे मैंने आवाज़ उठाई, मैंने खाना पहुंचाया। अब हॉस्पिटल के बाहर लोग बैठे हैं रोड पे जिनके पास खाना नहीं है। अगर मेरे पास कुछ राशन है, मैं उसमें खाना बना के अगर लोगों में बांट रहा हूँ, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? मुझे कोरोना होगा, मैं मर जाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी। अरे ऐसा काम करते करते अगर आदमी मर गया, उसको शहीद का मर्तबा मिलता है, वो सीधा जन्नत में जाता है, सीधा स्वर्ग में जाता है। जिसको स्वर्ग पसंद है वो स्वर्ग में जाए, जिसको जन्नत पसंद है वो जन्नत में जाए, जिसको हेवन पसंद है वो हेवन में जाए। सबका अपना अपना चॉइस है ना, इस चीज़ की कोई लड़ाई नहीं है। जो राम के मानने वाले और राम को मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह के मानने वाले अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं वो राम से नफरत करेंगे, वो राम की बड़ी इज्जत करेंगे। अगर आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हो तो दूसरे की माँ की इज्जत करोगे। बहुत छोटी बात है, लोग समझ नहीं पा रहे। धर्म का धंधा है और हर बंदा उसमें अंधा है। ये भी चला जा रहा है, वो चलता रहेगा, क्योंकि अगर धर्म का धंधा बंद हो गया तो ये दुनिया चलनी बंद हो जाएगी। वरना जितना पैसा मंदिर और मस्जिदों में आता है, हिंदुस्तान का कर्जा उतर जाएगा। हिंदुस्तान का कोई बच्चा भूखा नहीं रहेगा, हिंदुस्तान का कोई बच्चा बिना पढ़ाई के नहीं रहेगा, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा। लेकिन आज क्या हो रहा है, यंगिस्तान है हमारा, हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहिए था। लोग जोमेटोज में काम कर रहे हैं, पिज़्ज़ा हट में काम कर रहे हैं, MBA के डिग्री लेके। उनके माँ बाप ने पढ़ाई लिखाई करके अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई उनके पीछे लगा दी,
और बच्चा क्या कर रहा है, जोमेटोज में ऑर्डर लेके जा रहा है और दे रहा है। अब सोचिए माँ बाप पे क्या बीतती होगी, और खानदान वाले उनको कितना सुनाते होंगे, क्या वो बन गया तुम्हारा बच्चा, MBA हो गया, जोमेटोज में काम कर रहा है। तो ये दुनिया वाले, मतलब सांप क्या जहर उगलेगा जो जहर आदमी उगल रहा है। सांप कोने में बैठ के हंस रहा है और आदमी आदमी को डस रहा है। ये हो गया है। तो कैसे मिलेगा आपको सुकून? आप सुकून ढूंढ रहे हैं, आप सूखी रोटी में सुकून से सो सकती हैं अगर आपका दिल साफ है और आपने किसी की मदद की है ना। वो एक सूखी रोटी में से आधी सूखी रोटी आपने किसी और को खिला दी ना, या चाहे कुत्ते को खिला दी, आपको सुकून की नींद आएगी। पर अगर आपने किसी की आधी रोटी छीन के खा ली है तो फिर आप सुकून भूल जाइए, ढूंढती रहेंगी कहाँ है सुकून, नहीं मिलेगा। सो अगर मैं आपकी बात करूँ, आप तो हमेशा सबके लिए खड़े रहते हो, बट आपके लिए कौन खड़े रहता है या खड़ा हुआ है आपके लिए? मेरे लिए मेरा अल्लाह हमेशा खड़ा रहता है, 24 घंटा। जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक वो मेरे साथ है, मरने के बाद भी मेरे साथ है, और हमेशा साथ है वो, क़यामत के दिन तक मेरे साथ है। और उसके बाद अल्लाह ताला के बाद मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरे मेरे पापा, मेरे वालिद साहब मेरे लिए खड़े, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी बहनें, मेरे कुछ दोस्त जो मेरे साथ खड़े रहे। सरोज खान है, हिशाम है, वसीम है, हाँ, रणदीप हुडा है, मीका सिंह है, सोनू सूद है, मेरा एक दोस्त है साकिब कोटवाला जो मेरा लॉयर है, हैं, अंकित है जो मेरा लॉयर दिल्ली से है। ये सब लोग मेरे लिए खड़े रहे, और जो नहीं खड़े रहे उनका भी शुक्रिया, है ना। क्या होता है कि तुम्हारा जब वक्त बुरा आता है तो जहाज डूबने लगता है। जब जहाज डूब रहा होता है तो सबसे पहले चूहे भाग जाते हैं। तो बुरा वक्त आना ज़रूरी है तो चूहे भाग जाएंगे, जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा, सिर्फ अच्छे लोग रह जाएंगे तुम्हारे जहाज में। बहुत ज़रूरी है बुरा वक्त आना, और बुरे वक्त से भी तुम्हें सीख मिलनी चाहिए, वो सिखा के ही जाता है तुम्हें। एक पत्थर से 2 बार ठोकर मत खाना, एक पत्थर से एक ही बार ठोकर खाना। सो इसी के साथ ही जानना चाहती हूँ, आपकी लाइफ के 26 महीने जो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एक ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं कि एक बच्चा जब होता है ना वो एक दिन का होता है, लेकिन 26 महीने बाद वो इतना हो जाता है कि वो अपने माँ बाप को पहचानने लगता है, दुनिया को समझने लगता है थोड़ा बहुत कि क्या चल रहा है, कौन किस इमोशन से उसको बुला रहा है। सो आपकी ज़िंदगी का वो 26 महीना जो जेल में आपने गुजारा है, उसको वो टाइम आप वहाँ स्पेंड करने के बाद आपकी लाइफ में तो बहुत चेंजेस हो गए। क्योंकि मैं बचपन से मैं आपके वीडियोस जो देखती आई हूँ, जो शोज़ भी कभी कभी घर में चलता था मैं देख लेती थी, बट आप अब आपकी बातों में बहुत बदलाव हो गया। मतलब एक एजाज जो थे पहले हमेशा गुस्से में रहते थे, अब कभी कभी हंस भी दिया करते हैं, कुछ बोल भी दिया करते हैं। आप अपने में क्या चेंजेस देखते हैं आपके अंदर? पेशानी हयात पे कुछ ऐसे बल पड़े, हंसने को जी जो चाहा तो निकल पड़े। कुछ इस तरह पी है मैंने हंस हंस के अश्क गम, कोई दूसरा पिए तो कलेजा निकल पड़े। और रहने दो मत बुझाओ मेरे आशियां की आग, रहने दो मत बुझाओ मेरे आशियां की आग, इस कश्मकश में आपका दामन न जल पड़े। तो हम तो इतने उठाए 26 महीनों में, लेकिन फिर मैंने कहा कि मेरा अल्लाह ताला चाहता है तो मुझे कहीं भी भेज सकता है। मैं उसका एक ऐसा सोल्जर हूं जिसको वो उठा के कहीं भी डाल देता है। तो उसने मुझे जेल भेजा बिना कुछ किए, मैंने कुछ नहीं किया था, पूरी दुनिया जानती थी। वो मैं अंदर गया तो मैं बोला यार मैं उससे बहुत कनेक्टेड हूं। मैं बोला या अल्लाह मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि मैं यहाँ पे आ गया। तो 15 दिन में परेशान रहा। उसके बाद उसने बोला कि यहाँ देख कितने परेशान लोग हैं, इनकी मदद करने भेजा हूं मैंने तुझे। मैं बोला अच्छा ये काम दोगे? तो परेशान लोग, अनपढ़ लोग, बेचारे बेगुनाह लोग अंदर पड़े हुए, 800 की कैपेसिटी में 3,500 लोगों को एक के ऊपर एक सुला रहे। यूपी से, बिहार से, यहाँ वहां से लोगों को उठा के डाल दिया। उनके पास ना राशन कार्ड है, ना कुछ, ना उनकी बेल हो रही है, ना वो घर जा पा रहे, ना उनका कोई वकील है। हमने शुरू किया अर्जी लिखना। बैठे, हमने कहा भाई जो है आओ, पढ़े लिखे हैं
हम बन गए अंदर वकील, अर्जी लिखते थे, आदमी छूट जाता था। हम जज को लिखते थे कि सर, ऑनरेबल जस्टिस, आई एम इन योर कंट्री, आई एम इन योर जुडिशल कस्टडी, I have no family. My family is there. They don't even know where I am. I'm stuck here for this 15,000 rupees. If you can give me a PR bond, I can go home and send you this money, my lord. I'm inside since 3 years for 15,000 rupees. तो ऐसी कई लोग अर्जियों पे मेरी छूट गए। तो जेल में मेरे को लोग बोले, भाई ये अर्जी लिखता है तो आदमी छूट ही जाता है। मैं बोला, ये अर्जी कब तक लिखवाओगे? मुझे घर जाना है। ये अर्जी लिखवाओगे? फिर जिन जिन का 10,000 5,000 में हो रहा था तो मैं घर से पैसे मंगा के उनका बेल करा दिया। तो कम से कम ऐसे 100-150 लोग घर चले गए अपने घर। बहुत मानते हैं हमें वो लोग, छोटे छोटे क्राइम में फंस गए थे। कोई बेचारा गलत ट्रेन में बैठ गया तो टीटी ने उठा के उसको पुलिस वाले को दिया, तो पुलिस वाले ने उसको जेल डाला और जेल डाल के भूल गया, उसको कोई छुड़ाने वाला ही नहीं है और वो 2 साल से अंदर है। सोचो आप, तुम सिर्फ टिकट के लिए। ऐसे ऐसे अंदर लोग हैं कि आप सोचेंगे नहीं। तो ऐसे लोगों को तो मैं समझा भाई इनसे मदद। फिर हमने बोला भाई अब यहाँ ज़्यादा मदद नहीं हो पाएगी, हमें बाहर जाने दो। हाँ, तो तकलीफ बड़ी उठाई। हमारे बच्चे को हम बड़ा मिस करते थे, हमारी बीवी को बहुत मिस करते थे। हम ये सोचते थे कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि यहाँ। फिर हम सोचे कि चलो ये भी पॉजिटिविटी है। फिर स्क्रिप्ट लिखने लगे हम। अभी राज कुंद्रा 20 दिन की फिल्म बना रहा है। उसने 20-25 दिन जेल में काटा, मिला था हमें 63 डेज। हाँ, 63 डेज उसने काटा। तो वो 63 डेज का बना रहा है, हम 26 महीने का बनाने वाले। तो 60 डेज में तो लिखा है शायद आपने हाँ, बुक लिखा है। हाँ, हमने उस पे। और वो चीज़ बहुत अलग है क्योंकि हमारी कहानी में एक्शन भी बहुत है, क्योंकि मारा मारी इतनी हुई, अंदर क्या हो रहा है, जेल कैसे चल रही है, अंदर एक दूसरे को कैसे वार मार देते हैं, मर्डर कैसे हो गए अंदर, अंदर कैसे लोग फांसी ले लिए, अंदर कैसे क्या क्या हो रहा है, वो सब हम दिखाएंगे। कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे सिस्टम वीवीआईपी लोगों को कैसे अलग ट्रीटमेंट दी जा रही है, कैसे क्या हो रहा है, ये सब हम दिखाएंगे। क्या क्या होता है जेल के अंदर, गैंग्स कैसे चल रही है, ऑपरेट कैसे कर रही है गैंग्स, वो सब राज कुंद्रा नहीं दिखा रहा। वो सिर्फ अपनी एक कहानी दिखा रहा है कि उसके साथ क्या हुआ। तकलीफ हमें सबसे बड़ी ये हुई कि हम हमारे बेटे को ग्रो करते हुए नहीं देख पाए। 26 महीने वो लंबा हो गया। हम आए तो हमने कहा अरे बाप रे बाप, छोटा सा छोड़ के गए थे, इतना लंबा हो गया। तो उसने कहा पापा यू आर अ हीरो, यू आर अ फाइटर। तो फिर हमको बस, हमने कहा 26 महीने नहीं 26 साल काट लेते। हमारी बीवी बच्चा हमें हीरो मानते, हमारे वालिद हमारे पापा हमें हीरो मानते हैं। हमारे घर वालों को पता था कि हम बेगुनाह रह के जेल काटे हैं। खैर अल्लाह ने समझ दी और सलाहियत दी। अगर आप जेल जाते हो तो आपकी खुद से मुलाकात होती है, खुदा से मुलाकात होती है, अपने आप से मिलते हो, कुछ पता चलता है। जेल में भी लोगों की मदद की। लास्ट में सुपरिटेंडेंट स्टैंडिंग ओवेशन दे के निकलते वक्त सब ताली बजा रहे थे। उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जहाँ जाते हो वहाँ तुम्हें इज्जत देता अल्लाह ताला। जेल में उन्हें शायरी सुनाना, गाने सुनाना, किसी के लिए लव लेटर लिख के देना। तो कई लड़कियां जो 1-1 साल से उन्हें मिलने नहीं आ रही थी, हमने एक लव लेटर लिखा तो दूसरे दिन उसकी मुलाकात आ गई। पब्लिक बोले जात भाई, बोले तुम्हारी बातों में क्या बात है यार। अबे हमने कहा ये हम बहुत आशिकी किए हुए, हमने क्या हमारे ज़माने में। तो ये उसका थोड़ा सा वो है कि तुम्हें लेटर में हमने लिख दिया। तो हमें एक हमारे चाचा थे, वो उनके लिए लिख दिया था। तो चाची उनसे मिलने ही नहीं आ रहे थे, 1 साल हो गया था। उन्होंने कहा क्या हो गया चाचा? बोले नहीं यार चाची आ नहीं रही है तुम्हारी। हमने कहा क्या हो गया? बोले नहीं थोड़ा गुस्सा हो गए थे। हमने कहा पागल हो गया तुम? अब वो बेचारे हमसे ज़्यादा परेशान है बाहर। मैं बोला हम तो अंदर आदमी क्या है, बैठे एक जगह पे, तकलीफ है हमें, लेकिन उनसे ज़्यादा तो नहीं है। वो लोग तो परेशान है इस चीज़ को लेके कि हमारे साथ क्या। और हाँ यार तुम सही कह रहे हो यार, एक लेटर लिख दो यार, तुम बड़ा अच्छा लिखते हो। तो फिर उनके लिए हमने लिखा था कि चाची को जवानी में तुमने क्या, तो बोले यार बड़ी खूबसूरत थी, शर्माती बहुत थी, बारिश वारिश में भी नहीं आती थी। और तो हमने कहा फिर रुको हम तुम्हारे लिए कुछ लिखते हैं। तो फिर हमने लिखा उनको कि खुद को इतना भी ना बचाया करो, बारिशें हो तो भीग जाया करो। खुद को इतना भी ना बचाया करो, बारिशें हो तो भीग जाया करो। और चांद लाकर कोई नहीं देगा, चांद लाकर कोई नहीं देगा,
अपने चेहरे से ही जगमगाया करो, और धूप मायूस लौट जाती है मेरी जान, छत पर कपड़े सुखाने आया करो। चाची बड़ी खुश हो गई, मिलने आ गई उनसे। सबकी दुआएं थी अंदर भी, एक फैमिली बन गई थी, लोग से रिश्ता जुड़ गया। तुम अपने परिवार के साथ भी 24 घंटा साथ में नहीं रहते हो लेकिन उठते हो, काम पे जाते हो, फिर आते हो, लेकिन वहाँ तुम 24 घंटा साथ में हो, चाहो तो कोई नहीं जा सकते हो तुम। जैसे मैं बिग बॉस किया, बिग बॉस में एक 3 महीना में लोगों के साथ 24 घंटा था। अब उसके बाद ये बड़ा बिग बॉस था जहाँ पे 24 घंटा साथ में, और बिग बॉस में हमने जो कर दिया वो भी तो आज लोग कर ही रहे हैं आज ना। भी लोग देखते हैं जो अभी आपने ये शायरी है बिग बॉस में सबसे पहले कौन बोलता था? आप ही, ऑफ कोर्स। मुनव्वर राणा बोल रहा है। वाह वाह, अच्छा लड़का है, मुझे Yes. पसंद है। मुनव्वर बहुत अच्छा कर रहा है, खेल भी अच्छा रहा है, बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन ये शुरुआत किसने की थी? तो पूरी दुनिया जानती है। सलमान खान को देख के सबसे पहले मैंने जो शायरी बोली थी, आज तक कोई बोल नहीं सकता। हमने सलमान भाई को देखा तो हमने कहा कि जिसने तुझको देखा मैंने चूमी उसकी आंखें, जिसने तुझको देखा मैंने चूमी उसकी आंखें, आज तेरा दीदार हुआ है कैसे चूमूं अपनी आंखें। तो सलमान भाई बोले ओहो कितनी आंखें चूमनी पड़ेगी तुमको। तो मुनव्वर आज जो कर रहा है, आई लाइक इट, ही इज डूइंग गुड, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा लड़का भी है, मुझे पसंद भी है। बट मैं अगर आपकी बात करूं, जब आप जेल में जब गए, आपको तो ये मालूम नहीं रहा होगा कि कितने दिन अंदर रहना है, क्योंकि आपको लगा था कि सेलिब्रिटी हूँ, बेल तो हो ही जाएगी, 2 दिन 4 दिन, नहीं, एक मुझे हफ्ते सच में में नहीं तो। पता था कि मैं कितने दिन रहूंगा, क्योंकि मैं जितने भी हॉस्पिटल के केस लड़ा, ये लड़ा वो लड़ा, उसमें मेरी 1-1, 2-2 दिन में, 3 दिन में बेल हो गई। तो मुझे ऐसा ही लगा मैं 1-2 दिन में छूट जाऊंगा, लेकिन फिर 26 महीनों का सफर हो गया लंबा। उम्मीद कब टूटी थी आपकी कि मतलब जब अब मेरा कोई। सेशन में पहला बेल रिजेक्ट हुआ तो मैं उम्मीद नहीं हारा था, लेकिन जब दूसरा मेरा हाई कोर्ट में बेल रिजेक्ट हुआ तो मैं उम्मीद हार गया। मैं बोला यार, फिर मैं वापस उम्मीद को जोड़ा। मैं बोला नहीं यार, मेरा परवरदिगार कुछ और चाहता है, अगर वो चाहता है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। तो यही सोचकर मैं अंदर वक्त बिताता रहा कि जब एंड होगा तो अच्छा ही होगा। मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था कि आप अपने बेटे को जेल में नहीं आने देना चाहते थे, हाँ, मैं क्योंकि उसको 6-8 महीनों तक उसको नहीं बुलाया मैंने, क्योंकि उसको वो माहौल नहीं दिखाना चाहता था मैं। फिर मैं सोचा बहुत वक्त लगने वाला है, पता नहीं कितना वक्त लगेगा। तो मैं अंदर सोचा कि मैं ही अपने बेटे को बता देता हूँ कि भाई तेरे बाप को क्यों अंदर रखा गया और किस लिए अंदर रखा गया। तो मेरी फैमिली ने, सबने तो बताया ही था, लेकिन जब वो मुझसे मिलने आया तो मैंने बताया तो बोला पापा आई नो यू, यू आर अ हीरो। और उतना मेरे लिए बहुत हो गया। फिर मैं आई वॉज वेरी हैप्पी। बट जब आप अंदर गए होंगे तो खाना पीना आपका तो एकदम बाहर अलग है, और अंदर वो हाँ, जितना। तो अंदर मैं खाने की क्या बात करूं आपको। अंदर खाना मतलब जब हम घर में खाना खा लेते हैं, उसके बाद जो बर्तन धोते हैं, उसका जो पानी होता है ना, अंदर वो खाना होता है। जो रोटी हम घर में रख देते हैं और 3 दिन सूख जाती है और फिर कैसी हो जाती है, वैसी रोटी तुम्हें खानी पड़ती। और चावल ऐसे पत्थर के कि उसको अगर फेंक के मारेंगे आदमी का सर फूट जाएगा। आपका वेट कितना लूज हुआ था? वेट अंदर मेरा डिप्रेशन से और बैठे बैठे बढ़ गया था, क्योंकि अंदर तुम्हें एक केमिकल दिया जाता है जो लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है और ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। कि अंदर इंसानों को एक केमिकल दिया जाता है पानी के अंदर, जो पानी वो पीते हैं और जो खाना वो खाते हैं, कि उनकी जो हो वो मर जाए। क्योंकि मर जाएगी तो वो अंदर ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, ना वो वाइल्ड होंगे और ना वो फिरोशियस होंगे और ना वो एक दूसरे के साथ कुछ करेंगे। तो ये देने से इंसान का क्या होता है कि उसका मेंटल लेवल खराब हो रहा है, उसका बॉडी इम्बैलेंस हो जा रहा है, आदमी या तो मोटा हो जा रहा है या बहुत ज़्यादा पतला हो जा रहा है, उसके बाल गिरने लगते हैं। तो ये चीज़ जो जेल में की जा रही है हिंदुस्तान की, वो दूसरी जगह नहीं हो रहा है। ये एक ह्यूमन राइट्स के बहुत खिलाफ है और ये कोई मानेगा तो नहीं। उसके लिए मैं जेल काटा हूं तो मुझे पता है 26 महीने में कैसे चेंज आ रहा था, क्या हो रहा था, मेरे साथ क्या हो रहा था, मुझे पता था।
फिर पुराने जो 10-10-15 साल पुराने जेल में लोग हैं, उन्होंने बताया कि एजाज साहब ये क्या हो रहा है अंदर, आपको पता नहीं है। जेल में 200 का स्टाफ है और 3,500 कैदी है, तो क्या उनको पता नहीं होगा उनके साथ क्या हो रहा है? और करवाते भी वो कैदियों से ही है। जो जेल का पूरा काम होता है, टंकी में केमिकल डालना, पानी में, वो सब कैदी लोग ही करते हैं। तो वो आके एक दूसरे को बताते हैं, पर वो पानी उनको पीना, ये क्या करेंगे? आपके साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस हुआ था अंदर रहते हुए कि आपको लाइक अंदर तो डॉक्टर्स भी होते कि एडमिट वगैरह कोई करना डॉक्टर पड़ा? नहीं होता है। मेरे सामने कम से कम 30 से 35 लोग मर गए, कोरोना से, हार्ट अटैक से, दमा से। कोई डॉक्टर नहीं होता है। डॉक्टर 6 बजे तक रहता है, वो भी सिर्फ तुम्हें पैरासीटामोल देता है, क्रोसिन देता है, वो भी एक्सपायरी डेट वाली। 6 बजे के बाद अगर तुम्हें कुछ होता है तो जब तक दरवाज़ा खुलेगा, डॉक्टर आएगा, तब तक आप मर जाएंगे। कई लोग मेरे सामने मर गए और उन्हें कोई बचा नहीं पाया। तो अंदर के डॉक्टर भी चोर है, डॉक्टर नहीं है वो कसाई है। और ऐसे डॉक्टरों को तो चौराहे पे खड़े रख के गोली मार देनी चाहिए। देखो, मैं ये कहता हूँ कि 3,500 जितने भी कैदी है ना, वो अंडर ट्रायल है, वो जुडिशल कस्टडी में है। वो अभी तक साबित नहीं हुआ है कि उन्होंने वो गुनाह किया है, सिर्फ पुलिस को शक है। तो आप उनको कैसे बोल सकते हैं? अभी जितने लोग बेगुनाह छूटे हैं, जिनका केस अभी, जैसे मैं हूं, मैं, कौन देगा? ये महीने जो गए ये सब कोई नहीं देता, ना पुलिस देगी ना सरकार देगी। जी, बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता। तो अंधेर नगरी है और काणा राजा है, चलता रहेगा ये। मैंने सोचा मैं इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान ना दूं, मुझसे जितना लोगों की मदद हो पाए मैं वो करूं, अपना काम करूं, अपनी फिल्में करूं, अपनी वेब सीरीज़ करूं, अपनी किताबें लिखूं, और जितना मुझसे हो सके मैं देश का भला करूं। अंदर रहते हुए आपने कई लोगों से मुलाकात भी हुई थी आपकी। राज कुंद्रा के साथ मेरे एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि अंदर चाय बिस्किट भी आप लोग आपस में लेना देना करते हाँ, थे। वो मुझे नहीं देते थे, मैंने उनको दिया था। राज, आई एम करेक्टिंग यू। तो या आई हेल्प राज ऑल्सो, आई हेल्प आर्यन ऑल्सो, एंड कोई बड़ी बात नहीं है, किया तो किया यार। आई मीन, बिकॉज वो लोग, मैं पहले से अंदर था, वो बाद में आए, तो एटलीस्ट पानी और बिस्किट बिस्लरी इतना तो बनता क्योंकि ही आप अंदर का सारा सेटअप आप समझ चुके थे। तब तो आप अंदर अपने भी फैन बन गए थे ना, बहुत फैन थे मेरे। एजाज भाई, सुपरिटेंडेंट भी रोज आके कुछ किस्सा सुनाओ, एक शायरी सुनाओ, एंटरटेनमेंट, खुश होते थे लोग। जेल में भी मैं लोगों को खुशियां ही बांटता हूँ। कहते हैं ना कि मैंने एक चीज कही थी कहीं पे कि मेरे दुश्मनों मेरी किस्मत से जलना छोड़ दो, मैं घर से दवा नहीं माँ की दुआ लेके निकलता हूँ, और मेरी खुशियों के लिए भी दुआ मत करना, मैं तो वो हूँ जो खुशियाँ भी बांट दिया करता हूँ। तो बांटते रहो, खुशियाँ बांटोगे तो वो और खुशियाँ देगा। जब बांटोगे ही नहीं तो देगा कैसे? जब तक यहाँ से खाली नहीं करोगे तो भरेगा कैसे? 26 महीना तो आपने जेल में गुजारा था, वहाँ भी सबसे रिश्ता बन ही गया था आपका, क्योंकि 24 घंटा मुझे साथ अंदर में। संजय राउत मिले, हमारे होम मिनिस्टर अनिल देशमुख मिले, शाहरुख खान का बेटा मिला, राज कुंद्रा मिला, ओमकार बिल्डर, बड़े बड़े बहुत लोग मिले अंदर, सब मिले। लेकिन जब निकलने का टाइम आया, अंदर लोग दुखी हो गए होंगे, भले बाहर बहुत लोग बहुत खुश हो रोए, गए। अंदर लोग रोए, मुझे पकड़ पकड़ के रोए, मैं भी रोया, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों को दिल में बसा लिया था, जो अभी भी है, उनके केस के लिए मैं मदद कर रहा हूँ, उनके लिए वकील किया, सब किया, छूट जाएंगे वो लोग भी जल्दी। तो बहुत सारे बेगुनाह लोग अंदर है, जो साथ में रह के पता चलता है कि इसने गुनाह किया होगा कि नहीं। आजकल क्या कर रहे हैं लोग, दूर से देखा पत्थर मारा, मतलब क्या कर रहे हो? क्या कर क्या रहे हो? किसी को जानते नहीं हो, किसी ने बोला ये ऐसा तो तुमने मान लिया। अरे मेरे भाई, दिखावे पे ना जाओ, खुद की अकल लगाओ। एक लड़की का रिश्ता आता है तो रिश्तेदार मोहल्ले वालों से पूछते हैं लड़की कैसी है, अरे वो जानते क्या लड़की को? पड़ोसियों से पूछते लड़की कैसी है, अरे वो पड़ोसी तो दुश्मनों का बोल देगा, बोले इनकी लड़की की शादी ना हो, मैं तो बोल दूंगी अरे बहुत गंदी है, उल्टा है, मत करना, और ये मान लेते हैं। अरे किसी का कुछ अच्छा हो रहा है तो अच्छा बोलोगे, भाई लड़की बड़ी सुशील है, बड़ी अच्छी है, बड़ी घरेलू है,
तब आपकी लड़कियों की भी शादी होगी। आपने उस लड़की का घर खराब किया, आपकी तीनों लड़कियां बैठी हुई है। आप रिश्ते ढूंढते रहिए, इंजीनियर आएगा, डॉक्टर आएगा, कोई नहीं आएगा। यही कर्मा है। तो कर्मा है, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। आज नहीं कल मिलेगा, तुम्हारे बच्चों को मिलेगा, मिलेगा लेकिन ज़रूर मिलेगा। करेक्ट। सो जैसे कि आपने कहा थोड़े टाइम पहले कि लेटर्स वगैरह भी आप लिखा करते थे अंदर, और मतलब आपने अपने टाइम पे भी बहुत किया था। बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ, शादी तो बाद में हुई, लाइफ पार्टनर तो एक अलग ही होता है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो दिल के बहुत करीब होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन होता है या कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से वो नसीब में नहीं लिखा होता। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा था? अब तलाक करवाएंगी मेरी इंटरव्यू वो भी देखने वाली है। पास्ट पास्ट होता है। पास्ट पास्ट होता है, आप पास्ट लेंगी। आपका हस्बैंड बोलेगा मैं उससे प्यार करता था, वो मुझे मिल नहीं पाई, तुमसे शादी किया हूँ, लोगी तुम? ऑफ कोर्स समझना पड़ता है, समझो सिचुएशन थोड़ा कितना तो झूठ थोड़ा बोलती तो हो। हैंडल हम करना पड़ता औरत है। को जानते हैं औरत क्या चीज है। टेढ़ी पसली से बनाई है ऊपर वाले ने, थोड़ा सीधा करो टूट जाएगी, टेढ़ी रहने दो इसको। बट स्टिल अगर मैं जानना चाहूँ आपकी ज़िंदगी के बारे में, ने क्योंकि हमें मनीषा कोइराला से बड़ा प्यार था, हम उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन हमारी शादी नहीं। ये कोई बात नहीं हुई, मतलब ये आपने यहाँ की बात आपने अलग ही रास्ते में कर दी। रहने दो, जाने दो, बहुत सुखी चल रहा है मेरा परिवार, क्यों खराब करने में लुटली हो बाबा। वो क्या हो गया, एक दिन हम बैठे थे तो हमने हम आए और हमने हमारी टीवी बैठी थी, हमने पूछ लिया कि अरे यार मेरे बटुए में 30-40 हज़ार रुपये थे, कहाँ गए? आवाज़ नहीं आ रही, बोलो वापस। हमने 30-40 हज़ार रुपये थे हमारे बटुए में, कहाँ गए? फिर बोली आवाज़ नहीं आ रही। फिर हमें खुद कुर्सी से उठी, हमें बिठाई, बोले बैठो। बोले रात को एक व्हाट्सएप पे तुम्हें मैसेज आया था, किसका था? हमने क्या, आवाज़ नहीं आ रही। बोले रात को व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था। हमने क्या, आवाज़ नहीं आ रही, कुर्सी अजीब है। मैं बोला यहाँ जो बैठता है उसको आवाज़ ही नहीं आती है। आपके दिल का दर्द समझ गई मैं। समझ गए आप? तो बाप रे बाप, ओ माय गॉड। सो बेटे की बात करूँ, आप जब आप रिटर्न आए सबसे पहले आप घर पे आके क्या किए थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से आप दूर थे, अच्छे घर के सबसे खाने पहले से। हम हमारी अम्मी की कब्र पे गए और हमारी अम्मी से गले लग के रोए, उनके लिए दुआ की, उनकी कब्र पे बैठ के। लोगों से कह दूं कि इस दुनिया में आप सबसे कम अगर किसी को वक्त देते हैं तो वो आपके माँ बाप है। जो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, सबसे कम अगर आप सलाह किसी की मानते हैं तो वो आपके माँ बाप है, जो आपकी सबसे बड़ी गलती है। सबसे कम बात अगर आप किसी से करते हैं तो वो अपने माँ बाप है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। और इसी का ऑपोजिट ले लो, अगर सबसे ज्यादा आपकी कोई केयर करता है तो वो आपके माँ बाप है। सबसे ज्यादा आपकी कोई फिक्र करता है कि आप जिंदगी में कुछ बन जाओ, आपका नुकसान ना हो, आप एक ऐसी जगह पहुंच जाओ कि इनके दिल को सुकून रहे कि मेरे बच्चे सही सलामत सही जगह पे पहुंच गए, वो आपके माँ बाप है। आजकल के बच्चे ये नहीं कर रहे, इसलिए वो इतने दुखी है। माँ बाप फोन दिलाते हैं, सबसे कम फोन माँ बाप को किया जाता है। माँ का फोन आ जाए, माँ मैं कॉल करती हूँ आपको, जरा एक 5 मिनट मीटिंग में हूँ। बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाए, गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाए, हाँ बेबी, हाँ बेबी, हाँ बेबी, हाँ हाँ माय लव। अरे वो कब छोड़ के जाएगा, कब छोड़ के जाएगी पता है तुम्हें? ये दोनों तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, और जब ये दोनों आपको छोड़ के जाएंगे और आप रो रही होंगी ना, तब यही कंधा देंगे आपको। तो ये संसार है, संसार उल्टी जगह जा रहा है। जब ये सही रास्ते पे आएगा, आप सही चलोगे ना, अपने माँ बाप को इज्जत दो, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, जो तुम्हें प्यार करता है, आप देखिए आपका कैसे ठीक करता है ऊपर वाला। लाइफ पार्टनर की अगर बात करूँ तो ऊपर वाले ने बहुत ही अच्छी लाइफ पार्टनर से आपको नवाजा है। मेरी दादी की दुआ सुन ली ऊपर वाले ने। मेरी नानी दादी मुझे, ये मेरा जो घूरा है ना, मेरा भूरा, मेरे को भूरा बोलते थे, बहुत गोरा, कंजी आंखें, बोले मेरे भूरे को 7 समंदर पार से ही मिलेगी। 7 समंदर वही हो गया, 7 समंदर पार से ही मिल गई हमें। आई एम वेरी लकी कि मुझे अच्छी लाइफ पार्टनर मिली है। ऊपर वाला सबको ऐसी लाइफ पार्टनर दे
जो मेरे दुख सुख में मेरे साथ खड़ी रहती है पिलर की तरह। हमेशा दुआ करना, खड़े रहना। बस ये कहूँगा कि तकदीर वाला हूँ कि अच्छे दोस्त, अच्छी बीवी ये तकदीर वालों को मिलती है, और एजाज खान तकदीर वाला है। बेटे के साथ आने के बाद क्या टाइम, मतलब वो पहली बातचीत क्या हुई थी जब आए आप घर पे, बेटे से मिले? कुछ नहीं, लोग ने सब वेलकम रखा था, खाना वाना। फिर बेटा मेरा अभी एकदम चिल आउट हो गया है, बड़ा हो गया है यार, 26 महीने में। अभी वो बचपने की बात है, ये लोग बहुत फास्ट हो गए अभी। तो बोलते डैडी कूल, नो प्रॉब्लम यार, एंजॉय योर सेल्फ नाउ, यू आर 26 मंथ नॉट देयर नाउ, एंजॉय एंजॉय, नोबडी विल टेल यू एनीथिंग, आई एम देयर। ओके, वाह। अभी ही इज रूलिंग द हाउस। तो सोशल मीडिया भी देख रहे हो, जब एक टाइम था सोशल मीडिया इतना नहीं एक्टिव हुआ करता था, लेकिन आज के ज़माने में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। मतलब लोगों का एक ज़रिया भी बन गया है कि लोगों को टीवी और मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप क्या सोचते हैं इस सोशल बारे में? मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत गंद भी मच रहा है और बहुत पॉजिटिव चीज़ भी हो रही है। तो ये समझ लो, ये भी कलयुगी है कि आज के दौर में अच्छाई और बुराई दोनों है। आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पे आपको दिख जाएगा, कमेंट पढ़ेंगी तो अच्छे बुरे लोग भी है, जो जो गंदे कमेंट करने वाले भी है, जो लड़कियों को जज करने वाले भी है, जो एक दूसरे की माँ बहन उछालने वाले भी है, और उसमें अच्छे लोग भी हैं। तो आप अच्छों को देखो। मुझे अगर 1000 कमेंट आती है, उसमें अगर 20-25 नेगेटिव कमेंट आती है तो मैं उसको नहीं देखता हूँ, आप कमेंट्स रीड करते हैं? देखता ही नहीं हूँ। ओके। वो कमेंट कितनी है उसको मैं देखता ही नहीं हूँ। मैंने जो करना था वो कर दिया। लोग क्या लिख रहे हैं उससे क्या ज़्यादा कमेंट पढ़ेंगे, लोगों तारीफ पढ़ेंगे, आदमी फिर तकब्बुर में आ जाता है। अच्छा अच्छा, अरे मेरे लिए ये लिख रहा है, ये लिख रहा है, पढ़ता ही नहीं हूँ मैं। मैंने मेरा काम किया, वो काम पहुँचना चाहिए, उससे कुछ लोगों को मैसेज मिलना चाहिए, कुछ लोगों को अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए। आई एम हैप्पी। जिस तरह के इंसान थे आप, मतलब चीज़ें, मतलब जो स्क्रिप्ट भी आप पहले चूज़ किया करते थे, एकता कपूर के कई शोज़ में आपने काम किया, जो लोगों का एक ड्रीम होता है, जो एक्टर जो आते हैं इंडस्ट्री में। सो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कोई ऐसा दौर आया था कि आपने कोई चीज़ रिजेक्ट किया हो, कोई प्रोजेक्ट जो काफ़ी हिट साबित हुआ, लेकिन आपको बाद में काफ़ी मतलब अफ़सोस हुआ कि यार मैंने क्यों इसे छोड़ दिया? ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, ऐसे है। उसमें वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में जो जावेद का रोल था, जो इमरान हाशमी का, जो प्राची देसाई का भाई रहता है, वो रोल एक मुझे आ रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया तो मैं किया नहीं। बाद में वो अच्छा निकल के आया। फिर मिर्ज़ापुर में एक रोल था, एक सीरियल थी कहानी हमारे महाभारत की, जिसमें मैं दुशासन करके छोड़ दिया था, और फिर वो सीरियल। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो, लेकिन एक बात बोलूं, खुदा रिस्क देता है कीड़ों को पत्थरों में, फिर क्यों तू परेशान है हीरे मोती के चक्करों में, और लगा ले गोता समंदर में या उड़ जा आसमान में, मिलेगा उतना ही जितना है तेरे मुकद्दर में। जी, आपकी आँखें मतलब जो नेचुरल होती है उससे कई ज़्यादा अलग है, कंजी आँखें जिसे कहते हैं। कोई आँखों का कोई ऐसा किस्सा हुआ आपके साथ कि हाँ भाई, तेरी आँखें हैं तो तू ये रोल के लिए फिट नहीं करता, ऐसा कुछ? क्योंकि लोगों के पास रिजेक्ट करने के लिए भी कई बार बहाने नहीं होते। नहीं, मैं रिजेक्शन को इतना सीरियसली नहीं लेता हूँ। मिले हैं आपको अगर रिजेक्शन? मैं क्या कहता हूँ कि किसी के लिए मैं बहुत हैंडसम हूँ, किसी के लिए मैं नहीं हूँ। मैं अपने आप को ज़्यादा खूबसूरत नहीं मानता हूँ, ना मैं अपने आप को ज़्यादा ये मानता हूँ कि मैं बहुत डैशिंग हूँ या ये हूँ। लोग मानते हैं, ये उनका बड़कपन है, मैं नहीं मानता। मैं अपने आप को बहुत ओके मानता हूँ, मैं ओके हूँ। लोगों को मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, मेरी आंखें अच्छी लगती है, किसी को मेरे स्टाइल अच्छी लगती है, दे लाइक माई फेस, आई से थैंक यू टू देम। बट मैं ये सब चीज़ों को इतनी सीरियस नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये एक ना एक दिन फैल जाएगा। तो अगर मैं इससे प्यार करने लग जाऊँगा ना, तो फिर वो आईना मुझे सताएगा, और जवानी वापस नहीं आती और बुढ़ापा कभी जाता नहीं। तो मैं मेरे अंदर के एजाज से प्यार करता हूँ। बाहर का एजाज कभी भी ख़त्म हो जाएगा, मिट्टी का ढांचा है, कब मिट्टी में मिल जाएगा। मैं अंदर के एजाज से, ताकि मैं जब आईना देखूं तो अपने आप को निहार सकूं और अपने आप से प्यार कर सकूं। तब मेरे सारे बाल सफ़ेद हो जाए, मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाए, तब भी मैं अपने आप को प्यार कर सकूं।
जब ऐसे ज़िंदगी में डाउनफॉल होते हैं ना, तो हमारे रिश्तेदार, तो जैसे आपने शुरुआत में कहा, रिश्तेदार सबसे पहला वो इंसान होता है जो पतली गली से कब निकल जाता है पता नहीं चलता। बट इंडस्ट्री में भी कुछ आपके ऐसे फ्रेंड्स थे, तो क्या जब आपका डाउनफॉल था तो किसी ने हाथ बढ़ाया था आगे? इंडस्ट्री में तो किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया बहुत जगहों पे। और जैसे सलमान खान के साथ जो नदीम भाई है, नदीम भाई हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, और आलिम हाकिम, ये दोनों ने सलमान भाई को मेरा रिकमेंड किया था बिग बॉस के लिए। तो ये दोनों को हम बहुत मानते हैं आज भी। आलिम मेरा दोस्त है, मेरे बाल वाल वही काटता है, सालों से मेरा दोस्त है, बहुत सालों से, बहुत अच्छा इंसान है, इज़ अ गुड गाय। एंड उसने मुझे और नदीम भाई ने मिलकर मुझे बिग बॉस में सलमान खान को रिकमेंड किया था। और फिर वो दोनों ने कहा कि ये लड़का शो को सुपर हिट करेगा, और वही हुआ। मैंने अपना बेस्ट दिया और मैंने रोमांस किया, और मैंने एक रोमांटिक फिल्म दी, एक्शन फिल्म दी, कॉमेडियन फिल्म दी। बिग बॉस 7 में जो मैंने किया शायद वो करके दिखाए कोई। तब सोशल मीडिया इतना नहीं था, वरना ये कोई दिखता भी नहीं। तब अगर सोशल मीडिया होता तो ये सब बच्चे ये नहीं, मतलब वो फिर वो अलग ही दौर था वो। आपको क्या लगता है बिग बॉस के बाद से जो 3 महीने आपने गुजारे थे अंदर, उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ बदलाव हुए थे? बहुत बदलाव हुआ, बहुत काम किया मैंने, बहुत फैंस मैंने बनाए। मेरे फैंस निचले फायदा स्तर। और नुकसान क्या हुआ? नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। मैं कभी नुकसान को, अभी जैसे लोग बोलते हैं आप 26 महीने में, बोला ठीक है यार, मैं फ़ायदा देखता हूँ कि 26 महीने में मैं 4 गैंगस्टरों की कहानी लेके आया, एक जेल की कहानी लेके आया। तो ये सब कहानियाँ लेके आया हूँ मैं वहाँ से। कितने लोगों को रिहा कर दिए वहाँ इतने से? लोगों की मदद किया, इतने लोगों से मोहब्बत हुई, इतने लोग समझ में आए, इंसानियत समझ में आई, और चीज़ें समझ में आई। आज मैं सूखी रोटी भी खा सकता हूँ, मेरे को खाने का इतना टेंशन नहीं है। मतलब आज मैं बहुत सुकून में हूँ, बहुत सुकून में हूँ कि सूखी रोटी और दाल मिल गई तो खा लूँगा मैं, कोई टेंशन नहीं। मतलब अगर कुछ लफ्ज़ों में अगर आपको कहने को कहा जाए कि वो 26 महीने को कुछ लफ्ज़ों में कहने को कहा जाए, तो क्या कहेंगे आप? कि पेशानी हयात पे कुछ ऐसे बल पड़े, हंसने को जी जो चाहा तो आंसू निकल पड़े, और कुछ इस तरह पी है मैंने हंस हंस के अश्के गम, कोई दूसरा पिए तो कलेजा निकल पड़े। कभी रोना आया आपको उस सिचुएशन में जिस आया रोना। रोए थे आप फूट फूट कर? क्योंकि रोता है अंदर आदमी। किसी को नहीं जानता कोई। नहीं, अंदर सब चादरों में रोते हैं। मैं कहूँ ना कि अंदर के लिए हमने एक चीज़ लिखी थी कि अच्छे अच्छे डॉन, अच्छे अच्छे गैंगस्टर चादर के अंदर रात को 12 के बाद रोते हैं। तो हमने निकाला उसमें कि चादर की सलवटें कह रही है तुम रात भर सोए नहीं, तकिया भी तर है गीली नजर है तुम रात भर रोए तो नहीं। तो आपके साथ भी ये मतलब हुआ? वो है, रोता है आदमी, अपनी गलतियों को याद करके रोता है, अपने घर वालों को याद करके रोता है, अपने परिवार को याद करता है, अपने दोस्तों को याद करता है, अपना अच्छा वक्त याद करता है, अपना बुरा वक्त याद करता है, सब याद करता है इंसान। जहाँ तक अभी आपने जिक्र किया, अच्छा, जेल में 26 महीने में कभी अच्छा खाना मिला था आपको? जब एक दिन होता है जब वो स्पेशल खाना बनवाते हैं, जब 2 महीने में 3 महीने में कभी एक स्पेशल होता है जब तुम्हें वो पैसे भरने पड़ते हैं, फिर वो लोग बनाते हैं चिकन। लेकिन वो घर जैसा नहीं बनाते, वही फिर वो जेल के जैसा ही होता है, लेकिन चिकन होता है या मच्छी होती है या होता है, लेकिन वो जेल के जैसा ही। जैसे कि जो लोग अंदर से भी आए, कई लोगों के साथ भी मैंने इंटरव्यू किया है, ऐसा कहते हैं कि आपने वो जिक्र किया भी कि मतलब 200 लोगों की कैपेसिटी रहेगी तो 3000 को भर दो, ऐसा कुछ। तो कभी ऐसा हुआ कि सोने के लिए जगह नहीं मिली हो? आपका झगड़ा, रोज कभी क्या, रोज आपका ऐसा होता है। झगड़ा मेरा नहीं, मैंने क्या किया, मैं पुराना हो गया था ना, तो मेरी एक जगह, शुरुआत में, क्योंकि आपको तो आदत थी शुरुआत नहीं। में 3 दिन मैं सोया ही नहीं था। 3 दिन मैं जाग रहा था एक जगह पे बैठ के सिर्फ। लोकल ट्रेन में कम भीड़ होती है, उससे ज़्यादा भीड़ होती है मैडम, अब आप समझ लीजिए। वॉशरूम्स का भी बहुत ज़्यादा इशू। 3000 लोग 12 टॉयलेट में जाते हैं, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये आपके मुंह से सुनकर मतलब अंदर से लग रही है, रूह कांप जा रही है। तो मतलब मुझे लगता है बाहर आने के बाद इंसान यही ऊपर वाले से दुआ कर सकता है कि किसी दुश्मन को भी जेल नसीब ना हो।
बट अभी आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो क्या आप नया लेकर आने वाले हो? कोई प्रोजेक्ट्स है जिससे आप लोगों को और ज़्यादा मोटिवेट कर सको? मैं एक फिल्म कर रहा हूँ अभी, उसके बारे में बता नहीं सकता हूँ, लेकिन एक वेब सीरीज़ मैंने ख़त्म की है जिसका नाम है अमावस्या। वो सोनी लिव के लिए है और उसमें सरदार का किरदार किया हूँ मैंने। बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है वो। तो एक वो आने वाली है, एक फ़िल्म कर रहा हूँ जो बता नहीं सकता। बाकी मैं, देखो आप दिल्ली टाइम्स के लिए तो वॉक किया, ये सब किया, इतने सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो जेल से आने के बाद तो किसी को 10 अवार्ड नहीं मिले। तो ये ऊपर वाला दे रहा है। लोग मोहब्बत कर रहे हैं, आई एम वायरल, लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, कुछ मेरी चीज़ें जो इतनी वायरल करते हैं, तो ये लोगों की मोहब्बत है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और हमेशा अच्छी चीज़ें ही वायरल करनी चाहिए जो लोगों को समझ में आए, लोग कुछ बात सीखे उससे। बाकी तो क्या है, ज़िंदगी आज है कल नहीं। एज अ एक्टर अगर मैं आपकी बात करूँ, मतलब आपसे जानना चाहूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जो इन दिनों जितने एक्टर्स हैं, आपकी नज़र में क्या लगता है कि कौन है जो अभी फ़िलहाल सबसे अच्छा कर रहा है? पसंदीदा नए एक्टर्स है उसमें, राजकुमार राव है, जयदीप अलावत है, विजय वर्मा है, विकी कौशल है, विक्रांत मैसी है, ये सब अच्छे एक्टर्स है और अच्छा कर रहे हैं। सो आई लाइक दैम। प्रशांत नारायण है, प्रशांत नारायण इज ऑल्सो वेरी गुड एक्टर। आपने इतने सारे तो कैरेक्टर्स कर लिए, मतलब हँसने वाला, रोने वाला, मतलब हर एक इमोशंस आपने दिखा दिया। आपके दिल के करीब कौन-सा आपका खुद का कैरेक्टर है? फ़कीर मोहम्मद खान। क्यों? फ़कीर मोहम्मद खान एक ऐसा किरदार है जो अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता है, अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है। उसका छोटा सा सपना है दुबई जाके टैक्सी चलाने का, लेकिन अपने सपने से भी बहुत प्यार करता है वो। और वो किरदार मैंने ऐसा निभाया हूँ कि आज तक लोगों के दिल में चिपका हुआ है। वो फिल्म को रिलीज़ हुए 7 साल हो गए, 8 साल, लेकिन लोग आज भी उसको याद करते हैं। सो लास्टली मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है, आज के जो यंगस्टर्स हैं, आपको भी पता है, लोग डिप्रेशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं, बट आपने जो भी आपकी मतलब 44 की एज में आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देख लिए, सक्सेस भी देख लिया, सब देख लिए, डिप्रेशन तक आपने देख लिया और खुद अकेले डील भी कर लिया। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो एक डिप्रेशन में जाने के बाद जिन्हें लगता है कि आगे दुनिया है ही नहीं? डिप्रेशन में कभी मत जाना। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अपने माँ बाप का ख्याल करना और किसी काम को करने में शर्म मत करना। अगर तुम्हारा कोई गोल है ना कि तुम्हें यहाँ पहुँचना है, तो अगर तुम डायरेक्ट वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हो ना, तो दूसरा तरीका अपना के वहाँ पहुँचने की कोशिश करना। 6 महीने में नहीं, साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, 4 साल में वो होगा। मैंने बचपन में जंपर की गराज में भी काम किया हूँ, मैंने क्लिप बेचा हूँ, मैंने पथारों पे काम किया हूँ, मैंने टैक्सी चलाया हूँ न्यूयॉर्क में, मैंने बम्बई में ट्रेनर का काम किया हूँ, बहुत सारे काम किया हूँ मैंने। काम में शर्माना मत। डिप्रेशन का सबसे बड़ा इलाज है बिजी रहना। अपने आप को बिजी करो, वर्कआउट करो, जिम करो। जिम का पैसा नहीं है, गार्डन में जाओ, इतने अच्छे अच्छे गार्डन बने, वहां पे जाके रनिंग करो, स्विमिंग करो। अपने आप को बिजी रखो, ऐसे दोस्तों के साथ रहो जो दोस्त तुम्हारे अंदर अच्छाई देखते हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे दोस्तों से दूर हो जाओ जो तुम्हें और डिप्रेशन में डालना चाहते हैं, तुम्हारी कमियां निकाल रहे, तुम्हारी खामियां निकाल रहे। ऐसे लोगों को टाटा बाय बाय करो। दोस्त तुम्हारा सही वही है जो तुम पे प्रॉब्लम आए तो तुम्हारे रिश्तेदारों से पहले तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हो, वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। और वरना ऐसे दोस्त मत रखो, फालतू के दोस्तों को भगाओ अपनी ज़िंदगी से। और डिप्रेशन के डी को ना ग्लूकोन डी में डालो, हिलाओ और पी जाओ।